अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतुल लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूं। उसका नाम है राह गुज़र और इसकी राइटर हैं मरियम बीबी। और अब इस नावल को शुरू करते हैं। आज इसे वो खुशी मिलने जा रही थी जिसका इसने इंतज़ार किया था। वो गाड़ी चलाते हुए मन ही मन में हंसता और मारे खुशी से आंखें चहकता हुआ घर को पहुंचा। इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी, क्योंकि आज इसे इसकी मोहब्बत, इसका इश्क मिलने वाला था। इसने जो ही दरवाज़ा खोला, लाल जूड़ा, चूड़ियाँ, जेवर सब एक तरफ पड़े थे, जैसे वो छोड़ के गया था। और कमरे में किसी की सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। देखो, अब ये पुराने ज़माने की फजूल रसूमात को छोड़ो, बंद करो ये टिपिकल दुल्हन की एक्टिंग और जल्दी से तैयार हो जाओ। मौलवी साहब आते ही होंगे, इतना रोना ज़रूरी नहीं है, आंखें ख़राब हो जाएंगी। फिर इन नशीली आंखों से मुझे कैसे देखोगे जान? वो मुस्कुराए जा रहा था। कम ऑन, गेट अप अर्ली डार्लिंग। फिर तुम्हें तैयार भी होना है। मुझे मालूम है कि तुम लड़कियां कितना टाइम लगाती हो तैयार होने में। चलो शाबाश। इसने इसके कंधे पर हाथ रखे कहा, उठो जान। इसने इसका हाथ झटक दिया पर बोली कुछ भी नहीं। देखो, जैसे भी सही, अब तो मुझे कबूल कर लो, अच्छा होगा। वो जैसे किसी बच्ची को समझा रहा था। साथ ही वो अपने साथ लाए फूलों से बिस्तर भी सजा रहा था। तुम्हें पसंद है ना फूल? इसने पूछा। वो जमीन पर बैठी घुटनों पर सर रखे रोए जा रही थी, जैसे इसकी बात वो सुन ही नहीं रही हो या फिर सुनना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई, वो अपने होंठ दबाते हुए बोला। इसी दम वजीहा के बाल पकड़ के से झंझोड़ते हुए बोला, आह! इसकी कराह निकली। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। मार दो मुझे, जान से मार दो, अगले ही पल इस लड़की ने मुंह से बात निकाली। वजदान, जो कि दिल ही दिल में इस बात से मुतमिन हो चुका था कि वो इससे शादी करने को तैयार है, इस बात से इसे परेशानी जरूर हुई, लेकिन हैरानी नहीं, क्योंकि वो एक मशरकी लड़की से इसी किस्म की उम्मीद रखता था। अगर यही ड्रामा करना था तो तुमने मुझसे हाँ क्यों बोली? बोलो, इसने इसे झंझोड़ा। बताओ मुझे, इसने सवाली नजरों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सर पर पिस्तौल रखकर मुझसे निकाह कर लोगे और तुम जीत जाओगे? नहीं वजदान अहमद, इतनी जल्दी नहीं तुम जीत सकते। क्या समझते हो तुम ये जो मुझे आधी रात को मेरे घर से उठाकर दूर किसी अकेली जगह में लाकर सुबह शाम पिस्तौल से डराकर मुझसे निकाह के लिए राजी कर लोगे? हाँ, अपने आप को मर्द समझते हो? यही है तुम्हारी मर्दानगी और ये है तुम्हारी मोहब्बत? एक लड़की को इसके माँ बाप की नज़रों में गिरा दिए, इसे समाज में जलील करवा के किसी लड़की पे दिल आ जाए तो इसका दिल जीतता जाता है, ना कि इसे अज़ियत देकर इस तरह तोड़ा जाता है। और ये कोई मोहब्बत नहीं, बस हवस है। अगर इस बात को मोहब्बत कहते हैं तो लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। वो एक ही सांस पे बोलती जा रही थी और वो खामोश सुन रहा था, जैसे इसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। वो बात खत्म करके रोती हुई सोफे पर बैठ गई। वो आहिस्ता से उठकर इसके सामने आ गया और जेब से पिस्तौल निकाल ली। वो नडर इसकी तरफ देख रही थी पर बोली कुछ नहीं। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत हासिल करने के लिए पिस्तौल बीच में लाना कहाँ की मर्दानगी है। वो पिस्तौल बेड पर फेंकते हुए बोला, चलो माना कि पिस्तौल से नहीं डरती तुम। ठीक है भाई, नहीं डराऊंगा आज के बाद। इसने जोर से दरवाजे को लात मारते हुए बोला। वो इसकी बातें गौर से सुनी जा रही थी। कोई अंदाजा ना था कि अगले पल वो क्या करने वाला है। वो इसके करीब आकर सोफे पर तमीनान से बैठ गया। वो वहां से उठने ही लगी थी कि इसने झट से इसका हाथ पकड़ लिया और इसके और करीब आ गया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर वजदान की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो इसके बालों में उंगलियां डालकर सहलाने लगा और एक शैतानी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए था। वजीहा को आने वाले किसी बुरे लम्हे का एहसास होने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर से इसकी तरफ देख रही थी। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत हासिल करने के लिए पिस्तौल बीच में लाना कहाँ की मर्दानगी है। इसके छूटने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी पर इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो शैतानी मुस्कान होंठों पर सजाए इसे देख रहा था। इसकी नजरों से इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो जोरों कतार होने लगी। हाथ जोड़ के इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? बेबसी की हालत में बोले जा रही थी और वो वहीं बैठा इसकी तरफ देख रहा था। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश, कोई आरजू नहीं है। वो बोलते हुए खड़ा हुआ। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ।
वो नीचे ज़मीन पर बैठ के बिल्कुल इसके पाँव में जैसे कोई फ़कीर सदा दे रहा हो और इससे भीख ना मिलने पर इसकी हालत हो जैसे कोई बच्चा अपनी बात मनवाने की जिद कर रहा हो। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हलाल और निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता रखना चाहता हूँ। वजदान ने वजिया की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारी नज़र में पाकीज़गी है? कभी पिस्तौल दिखा कर तो कभी इज्जत पामाल करने की दहशत से एक लड़की को कमरे में बंद करके इसके करीब आते हो। इसने खूनख्वार नज़रों से इसे देखा। मैंने तुम्हारी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाला और ना ही ऐसी घटिया हरकत में कर सकता हूँ। इतना भी बगैरत नहीं हो। मानते हो कि तुम बगैरत हो। इसने इसकी बात काट कर कहा, नहायत ही घटिया और कम ज़ख्म किस्म की इंसान हो तुम, जो किसी कमज़ोर लड़की का फ़ायदा उठा रहे हो। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, प्लीज़ मेरे जज्बात को समझो। मेरे पास तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती निकाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तुम्हारी मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ कि मैं खुद कौन हूँ ये नहीं जानता। मेरा खान, मेरी पहचान, मेरा घर, सब कुछ भुला दिया मैंने। हर वो कोशिश कर रहा हूँ जिससे बस तुम हासिल हो जाओ। वो जिसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था, जैसे इसकी आग और ही भड़कती जा रही थी। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो, वो जिया ने इनकार करते हुए बोल ही दिया। एक बार मेरा साथ अपना लो, मोहब्बत होने में देर नहीं लगती और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, इसने इसरार करते हुए कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, इसने कहा। दोनों की तकरीर जारी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक अली वजदान का दोस्त का फ़ोन आया। हेलो, इसने कॉल अटेंड करते हुए बोला, कहाँ हो तुम? यार मैं कब से घर के बाहर वेट कर रहा हूँ, काजी साहब को और भी निकाह के लिए जाना है। हाँ यार, मैं कॉल करने ही वाला था तुम्हें। फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो एकदम से अपनी ताकत खोते हुए ज़मीन पर बैठ के जैसे कोई बहुत बड़ी जंग की लड़ाई से आई थकी हुई हो। वो जोर जोर से रोने लगी और इससे लाल जोड़े जेवरात और फूल से सजी सेज को उदासी के साथ देखने लगी। वो मन ही मन में ये सोचने लगी कि इस कितने दिन गायब रहने पर मम्मी का क्या हाल हुआ होगा। क्या मम्मी को खबर होगी भी या नहीं कि वो किस हाल में है? वो इसे ढूंढ रहे होंगे। वो उदासी से पूरे कमरे को तकती जा रही थी और अपने घर वालों को याद करती जा रही थी। इसकी नज़र बेड पर पड़े पिस्तौल पर पड़ी। यार मुझे लगता है मैं इसके साथ जाती कर रहा हूँ। मोहब्बत तो नहीं, वो साफ अल्फाजों में मुझसे इजहार नफरत करती है। वो अली जो इसका दोस्त करीब खड़ा था के साथ नीचे बैठक में अपनी परेशानी बता रहा था। यार कोई जाती नहीं कर रहा, तो लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। अगर तू थोड़ा सा भी इसे अपना पैसा दिखाएगा तो बाकी लड़कियों की तरह वो भी तेरे सामने पेश हो जाएगी। अली ने मकारी से इसके कान में सरगोशी की। बात तो तेरी ठीक है, मगर मैं इसके साथ वक्त गुजारी नहीं करना चाहता। मुझे जिससे मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ इससे निकाह करके अपनी फैमिली बनाओ। वो मुझे से और मैं इससे बेशुमार प्यार करूं। वजदान ने एक अजीब सी चमक आंखों में लिए कहा, यार तुझे कोई औरतों की कमी है? तेरे एक इशारे पर लाने लग जाएं और तू है कि एक मामूली सी लड़की जिसके पास ना हुस्न ना दौलत है, क्यों इसके पीछे ख्वार हो रहा है? मेरे भाई चल एक काम कर, तुझे इसके साथ प्यार ही करना है तो। वो आंख दबा कर बोला, बस कर अली, तूने कहा था इससे उठा ला, सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक हुआ और अब तो चाहता है कि मैं बगैर निकाह के इसकी इज्जत खराब कर दूं। वजदान ने इसे टोकते हुए कहा, ले भाई, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ये काम तो पहली बार कर रहा है। अली ने तंग आकर कहा। वो कब से इसे आइडिया पर आइडिया दिए जा रहा था, मगर वो इसकी बात सुन ही नहीं रहा था। मेरे दोस्त वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, वो एक अलग है सबसे, इसलिए तो मेरा दिल इस पर आ गया। और अगर मैंने इसकी इज्जत पर हाथ डाला तो वो फिर कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी, वो फिर सारी उम्र मुझसे नफरत करेगी। और तू तो जानता ही है ना कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमसे नफरत करे तो दिल पर क्या गुजरती है। इसलिए मैं इसकी नफरत कबूल नहीं कर सकता। बस। वजदान अपनी बात मुकम्मल करके खड़ा हो गया। तू जा, बाकी मैं देख लूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं नीचे ही रहूंगा, समझा तू? अली भी इसी का दोस्त था, आखिर इससे कैसे कहना छोड़ देता। मर फिर वजदान कहता हुआ ऊपर चला गया। वो कमरे से निकला ही था कि वजीहा ने दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी से बेड पर पड़े पिस्तौल को उठा लिया। वो सोलर पुलर करके देख रही थी कि ये कैसे चलता है। वो उसे देख रही थी और सोच रही थी कि इसे एक मुसलमान होने नाते ये याद था कि खुदकुशी हराम है। फिर इसके दिमाग ने कहा कि अपनों को रुसवा करने से तो मौत ही बेहतर है। फिर इसका दिल बोला, वजीहा ना, जिस काम को अल्लाह ने हराम करार दिया है, तू कौन होती है वो काम करने वाली? इसका दिमाग बोला, वजीहा गोली मार ले खुद को, कम से कम इस हवस के मारे इंसान के नाम पर हैवान से तो बच जाएगी। दिल इससे मना कर रहा था जबकि दिमाग इसे उकसा रहा था। दिल और दिमाग की लड़ाई में वो किसकी सुनती? दोनों तो इसके अपने थे। आखिरकार इसने फैसला कर लिया और अपनी आंखें मूंद ली।
वजदान जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। इसका दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा था। वो भी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि इसे ठोकर लग गई। वो दोबारा उठा, दरवाज़ा खुलने लगा। जब इसे एहसास हुआ कि वो अंदर से लॉक है, वो जल्दी से साथ वाले कमरे में घुसा और इसके कमरे की मलका खिड़की से जो अंदर से इसके कमरे की बैटरी साइड पर खुलती थी कमरे में आया। आगे का मंजर देख के वो ठटक गया। इसके पैरों से ज़मीन ही निकल गई। वजीहा को आज ज़मीन ही निकल गई। वजीहा को आज यूनिवर्सिटी आते 1 महीना हो गया था, मगर इसका दिल अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं लगा था। यूनिवर्सिटी में पहले दिन से ही सब इसकी जहानत के गुण गा रहे थे। सब इसकी काबिलियत की वजह से इससे दोस्ती करना चाहते थे, मगर इसे ज़्यादा दोस्त पसंद ना थे। इसकी नेचर ही ऐसी थी। वो सबसे ही अच्छे से मिलती तो थी, मगर इसकी दोस्ती किसी से भी ना हो सकी थी। इसे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी इसके ड्राइवर की थी। अब भी वो इसी का इंतजार कर रही थी। वो परेशानी से पार्किंग एरिया में खड़ी थी। आज का सारा दिन तो बहुत अच्छा था, मगर अब 2 घंटे से ड्राइवर के इंतजार में थी और वो था कि आने ही नहीं दे रहा था। बदकिस्मती से आज वो अपना सेल फोन भी अपना साथ लाना भूल गई थी और आज जी भर कर पछता रही थी। वो हमेशा से गलती करके पछताती रहती थी। इससे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। पार्किंग एरिया तकरीबन खाली हो चुका था और यही बात इसे मजीद परेशान कर रही थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि किसी ने इसे आवाज़ दी, मिस आप अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज़ पर वजीहा ने चूंकि इसकी तरफ देखा था। वो हैंडसम सा लड़का, आंखों पे काले रंग के सन ग्लासेस लगाए, इसे मुखातिब था और अब इसे देखते हुए वो अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो मेरा ड्राइवर अभी तक मुझे लेने नहीं आया। वो रोने वाली होकर बोली। आंखें थी कि किसी भी वक्त झलक पड़ने को तैयार थी। वजदान ने बगौर इस परेशान से लड़की का जायजा लिया था, जो न जाने क्यों इसे बहुत अपनी अपनी सी लगी थी। ये नहीं था कि इसने कभी किसी खूबसूरत लड़की को देखा नहीं था, मगर इसे वो इन सबसे अलग लगी थी और वजदान अकराम को तो हमेशा से ही अलग चीज़ अट्रैक्ट करती थी, तो वो भी इसे अट्रैक्टिव लगी, जो हमेशा कभी पढ़ते तो कभी अपने ख्यालों में खोई हुई रहती नजर आती। वो कॉटन के हल्के सब्ज रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग की बड़ी सी चादर ओढ़े हुए थी। गहरी काली आंसू भरी आंखें जो मुखालिफ को लम्हों में अपना सिर बना ले, उसे सादगी में अपने दिल में उतरती महसूस हुई। तो आप अपने घर कॉल कर ले, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, हो जाती है देर, अक्सर परेशान मत हो, इसने इसे हौसला देते हुए कहा। आपकी तरफ से तो इसने इसका मसले का हल ही कर दिया था, मगर वजीहा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहती भी क्या कि इसे अपनी लापरवाही की दास्तान सुनाती, इसलिए चुप ही रही। क्या हुआ, नंबर नहीं है क्या आपके पास घर का? वरदान ने खामोश खड़ी वजीहा से पूछा। नहीं, वो आज मेरा फ़ोन घर रह गया है। वो इतनी आस्ती से बोली कि वह बामुश्किल ही इसकी पूरी बात सुन चुका हो। ओह, तो कोई बात नहीं, आप मेरे फ़ोन से घर कॉल करके ड्राइवर का पता कर ले। वो अपना सेल फोन इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। नहीं, मैं कैसे? वो बामुश्किल बोली। जब वो बोल पड़ा, अरे ऐसे इसने मोबाइल का लॉक खोल कर दिया। वजीहा ने हैरानी से इस लड़के को देखा था जो कभी इससे बात नहीं करता था, आज कैसे इसकी मदद कर रहा था। बहरहाल वो इस बारे में बाद में सोचेगी, इसलिए इसने इससे फ़ोन ले लिया। घर के नंबर पर कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था तो इसने अपने सेल फोन पर कॉल की थी। अब की बार हसाबे तो रिदा ने कॉल उठा ली थी। रिदा से बात करने के दौरान ही इसकी नज़र गेट से अंदर दाखिल होती अपनी गाड़ी पर पड़ी थी। ड्राइवर आ गया है, मैं घर आकर बात करती हूँ। उसने झट से फ़ोन बंद किया। बहुत शुक्रिया आपका। वो फ़ोन इसको वापस थमाते हुए बोली थी। इसने अपना नंबर डिलीट ही नहीं किया था और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, तो वो भी सर झड़क अपनी गाड़ी की तरफ आ गया था, जहां इसके दोस्त कब से इसका इंतजार कर रहे थे, इसकी कामयाबी की खबर का, और वो मुस्कुराता हुआ इन्हें अपना कारनामा बता रहा था। रिदा और वजिया 2 ही बहनें थी। इनके वालिद आर्मी में थे और इनके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इन्हें इनकी माँ ने बगैर किसी सहारे के पाला था। रिदा की शादी इसकी फूफीजाद से हो गई थी। इसका घर भी वजिया और रिजा बेगम के घर के साथ वाली गली में था। चूंकि अरमान नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए फूफा और वो सारा दिन इनके घर और रात अपने घर गुजारती थी। रानिया बेगम की बस यही ख्वाहिश थी कि काश इनका बेटा जिंदा होता तो अपनी वजिया को अपनी बहू बना लेती, मगर जो किस्मत को मंजूर था वही होना था। वजदान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बेहद लाड प्याने से जिद्दी बना दिया था। वो हर वो चीज़ हासिल कर लेता जो इसे भाती थी, और यही रवैया वो इंसानों के साथ भी करता था। इसे जो भी लड़की अच्छी लगती थी वो इसे अपनी गुलाम बना लेता, और बाद में जब इसका दिल भर जाता तब इसे छोड़कर नई तलाश में लग जाता। इसकी इसी आदत से परेशान होकर इकरा बेगम और इकराम साहब ने इसे बकौल इनके अकेला छोड़कर लंदन चले गए थे, जबकि ये बात दुरुस्त ना थी। इसकी शाम क्लब में और आते हैं लड़कियों की बाहों में गुजरती थी। इसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। इसकी शक्ल ही थी कि इसके स्कैंडल सुनकर भी लड़कियां इस पर मरती थी, और वो इनके जज्बातों से खेलता रहता था। बकौल इसके की औरत तो है ही पैर की जूती, इससे दिल भरे तो दूसरी ले लो, मगर शायद इसे मालूम ना था कि जूती ही इसे
ये जूती ही इसे गंदगी से बचाती है, इसे कांटों पर चलने के काबिल बनाती है। अगर वही जूती मुंह पर पड़ जाए तो मर्द किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। जिया जिया कहाँ हो तुम? मृदा चलाती हुई इसे पुकार रही थी। आप ही वॉशरूम में हो? वो जिया ने आवाज लगाई। जल्दी आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। रिदा ने अपने पैरों पर करते हुए कहा। जी बोले। वो जिया बाथरूम से निकलकर तोली से हाथ पहुंचती हुई बाहर निकली। बात सुन मेरी गौर से। रिदा ने इसे अपने पास बैठाते हुए कहा। जी आप ही बोले। जिया, मामा ने मुझे कहा था आप ही प्लीज, अगर आप इस रिश्ते की बात करने आए हैं तो जिया मेरी बात तो पहले सुन लो। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि एक नया रिश्ता है तुम्हारा, इसलिए बात सुन लो। लड़का यूके में सेटल है, इसकी 3 बहनें और 4 भाई हैं। माँ बाप नहीं है, इतने बच्चे पैदा करने के बाद कौन जिंदा रहता है? वजिया बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं तो मैं क्या कहूँगी? वजिया ने मासूम शक्ल बना के कहा। अच्छा, मामा कह रही थी कि तुम एक बार हाँ मामा कह रही थी कि एक बार लड़के वालों से और लड़के से मिल लो, बात कर लो। अगर तुम्हारा मिजाज इनके साथ मिलता हो तो खैर से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और मैं कहूँगी कि मामा मेरी पढ़ाई तो कहीं गई, बस और कितना पढ़ोगी? तुम्हें हमने बहुत पढ़ा लिया। अपनी बहन को देखा, 10 पढ़कर ही घर संभालने लग गई है और तुम हो के BS करके भी आगे पढ़ाई का सोच रही हो। मामा मुझे पढ़ना है तो कहेंगी बेटा तुम इतना तो पढ़ ही चुकी हो कि निकाहनामे पर साइन कर सको और आगे पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़ लेना। अब इन्हें कौन समझाए कि हर कोई मेरे बाबा जानी जैसा नहीं होता। शादी के बाद बच्चे पैदा करूंगी या पढ़ूंगी? इसकी बात दरमियान में ही रह गई थी जब रिजा बेगम ने इसका कान पकड़ लिया और रिदा खीखी करने लगी। नालायक, शर्म नहीं आती अपनी माँ की नकल उतारती। उन्होंने खुफगी से कहा और इसका कान और मरोड़ा। उफ मामा जानी, कान छोड़ दे मेरा। अगर कान टूट गया तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसके कहने की देर थी कि उन्होंने इसका कान छोड़ दिया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? वजिया ने कोई 10वीं बार फोन उठाकर कान से लगाते कहा और हर बार की तरह इस बार भी जवाब नादर था। जब बोलना ही नहीं तो कॉल क्यों की नॉनसेंस। इसने कॉल काट कर कहा। वो पढ़ने बैठी थी जब इसका फोन मुसलसल बज रहा था। इसने डिस्टर्बेंस हो रही थी इसलिए इसने फोन बंद कर दिया। काफी देर बाद जब वो पढ़ चुकी थी तो उसे फोन की याद है। इसने साइड टेबल से फोन उठा लिया। इसने मोबाइल ऑन किया ही था कि पीछे कॉल आने लगी। इसने बेजारी से फोन उठाया और टेक लगाई। अब की बार इसने हेलो भी नहीं कहा था। वो कॉल काटने लगी थी जब इसे दूसरी जानिब से अनजान आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो वजिया। अब इसकी हैरत की इंतहा ना रही कि कॉल करने वाले को इसका नाम कैसे पता चला। वजिया आप सुन रही हैं? अगले बंदे ने दोबारा कहा कि मुबाइदा दोबारा मोबाइल फोन ऑन करके सो तो नहीं गई। वो हैरान हो गई थी। वजिया आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आखिर वो पूछी बैठी। ओ कम ऑन, आज के दौर में नाम नंबर पता मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है? वो बंदा इसकी बात पर शायद हंसा था। जी दुरुस्त फरमाया आपने, मगर मेरा नाम नंबर और पता करना बहुत बड़ी बात है मिस्टर। अब जल्दी से बता तुम कौन हो? वजिया ने ये कहकर तो गोया बात ही खत्म कर दी। ओके वजिया, फिर कल मिलते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, अपना ख्याल रखना। इसने कहकर कॉल काट दी जबकि वजिया इसके अल्फाज पर गौर करती रह गई। पता नहीं कौन है जिसे मेरी यूनिवर्सिटी का भी पता है। वो अपनी सोचों में गुम थी जब रिजा बेगम ने इसे खाने पर आवाज दी। वो उठकर खड़ी हुई। खाना खाते वक्त भी वो इसी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कौन है ये बंदा, अगर इसने मेरा रास्ता रोका, ये मुझे तंग किया तो मैं क्या करूंगी? वो प्लेट में ऐसे ही चम्मच चला रही थी जब रिजा बेगम ने इसे आवाज दी। क्या हुआ जिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? उन्होंने इसे हिलाकर पूछा। जी मामा जानी कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अगर आप बिरयानी ना बनाती तो मैं इतनी मोटी ना होती। इसे मजाक किया। चल पगली कहेगी, तुम कहाँ से मोटी हो? इसे कहकर खाने की तरफ मुतवज्जो होगी। वो भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन धोने लग गई। सोने तक इसके जहन से फोन वाली बात बिल्कुल हट चुकी थी। सुबह वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी जब रिदा इसके कमरे में आई। जिया तुम जा रही हो? रिदा ने बेतुका सा सवाल पूछा। जी आप ही क्यों ना जाओ? इसे नौकरी से कहा। नहीं जाओ तुम, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ तुम्हें? रिदा ने बेड से इसके कपड़े उठाते हुए कहा। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि तुम आते वक्त मेरे लिए एक घड़ी लेते आना। उन्होंने अपने दुपट्टे के साथ बंदे पैसे निकाल कर कहा। आप ही अभी मैं कल ही तो आपके लिए वॉच लाई थी, आपने देखी नहीं? वजिया ने अलमारी में से डब्बा निकाल के इससे दिया। वाह वजिया, ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे घड़ी की जरूरत है? रिदा ने इसे गले से लगा कर कहा। आप ही, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे अंदाजा हो गया था कि आपकी वॉच चाहिए, इसलिए कल यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त ले आई थी। वजिया ने मुस्कुराकर कहा। जिया मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को दे। रिदा ने प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेंक कर कहा आमीन। रिजा बेगम भी कमरे में आते हुए बोली। वजिया बेटा तुम अभी तक गई नहीं? रानिया बेगम जो किसी काम से रिजा बेगम के पीछे आई थी इसे देखकर बोली। जी बुप्पो जान, बस अभी निकलने वाली थी कि आपकी बहू मुझे लेट कराने आ गई। इसने इनसे मिलते कहा। अच्छा मेरी बेटी तुम्हें देर करवाती है? उन्होंने इसके सर पर हल्की सी चित लगा कर कहा। उफ हो बुआ, आप भी ना
आप भी ना किसी काम की नहीं है, भला बहू को कोई इतनी ढील देता है। अगर वो कुछ मांगे तो आपका फर्ज बनता है कि 2 थप्पड़ लगा के इसे चुप कराने का, जबकि आप ही इन्हें सर पर चढ़ा रही हैं। एक तो मेरा बहनोई है बेचारा, इसका इतना खर्चा कराती हैं मोहतरमा, भला 2-4 होते तो। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, रिजा बेगम ने एक मुक्का इसकी कमर पर जड़ दिया। बेचारी जिया तिल मिलाकर रहेगी, भला इस मासूम ने गलत भी क्या कहा था। पर इन माने वाली माओ को कौन समझे। इससे पहले कि वो शुरू हो जाती वो जिन्हें बैग उठाकर भागने की, जबकि वो तीनों हंसी से लूटपुट हो गई। वो अभी यूनिवर्सिटी पहुंची थी कि बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचती बचाती राहदारी में आई, जहाँ सामने से आते हुए वरदान से टकरा गई। और मिस कहाँ गुम है। वरदान ने इसका बगौर जायजा लेते हुए कहा, कुछ बस वो बारिश से बच रही थी। वजिया ने वजाहत दी और आगे बढ़ गई, और वो पीछे से इसे मुस्कुराता हुआ तब तक देखता रहा जब तक वो इसकी आंखों से ओझल ना होगी। वजिया बैग में से उसने गाने लगी। जब इसे एक खत मिला, इसने खत खोला ही था कि इसकी आंखें हैरत से फैल गई। मुझसे कैंटीन में आकर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। अगर देर की तो तुम्हारी क्लास में ही आ जाऊंगा, समझी। तुम्हारा नाम पता नंबर जाने वाला अजनबी कम अपना ज्यादा। हाँ हाँ। अल्फाज खत्म हो चुके थे, इसके साथ ही वजीहा को लग रहा था कि इसका दिल भी बंद हो गया। आखिर कौन है ये जो इसका नाम पता भी जानता है। इसी सोच को लिए वो धड़कते दिल के साथ बाहर निकले। इसने कदम बड़ी तेजी के साथ कैंटीन की जानिब जा रहे थे। वो कैंटीन में पहुंच चुकी थी। काफी रश होने की वजह से वो इधर देखने लगी, लेकिन किसी को भी अपनी तरफ मतवजो ना पाया। तब इसे धक्का लगा। वो गिरते गिरते बची। वो संभली थी कि इसे अपने पैर के करीब एक लिफाफा मिला। इसने जल्दी से उठाया। इस पर कुछ लिखा था। वो हजूम से परे दरख्तों के बीच आई और लेटर खोलकर पढ़ने लगी। डियर वजिया, मुझे खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आई, मगर मैं अभी तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारे लिए लेटर लिखा। तुम क्लास के बाद मुझे पीछे वाले ग्राउंड में मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर तुम ना आई तो शाम 4 बजे जब तुम अपने कमरे की खिड़की खोलकर पड़ी होती हो तो तब तुमसे मुलाकात करने आ जाऊंगा। फिर ना कहना कि खबर ना हुई। तुम्हारा अजनबी। वजिया का इसकी बात सुनकर दिमाग फक से उड़ गया। वो जल्दी से क्लास से अपना बैग लाई और पिछली ग्राउंड में आ गई। इससे अभी 2 मिनट हुए थे कि वो मुंह पर निकाब करके इसकी जानिब आ गया। हाय वजिया। वजिया जब इसकी तरफ पीठ थी, इसकी आवाज से चूम कर मुड़ी। तुम तो इतनी जल्दी आ गई। वो हंसा था, जबकि वजिया को इसकी आवाज जाने पहचाने लगी थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो। वजिया ने इसका सर से पैर तक जायजा लेते हुए कहा, वजदान हूँ मैं और तुम्हें चाहता हूँ। वजदान ने मुंह पर से नकाब उतार कर कहा, आप। वजिया इसका चेहरा देखकर घबरा गई। जी हाँ मैं। वो मुस्कुराया। और तो आप मुझे कल से तंग कर रहे थे, मगर आपको मेरा कैसे पता चला, नंबर और घर का। वजिया ने परेशानी से कहा, अरे तुम शायद भूल रही हो, तुमने इस दिन मेरे मोबाइल से कॉल की थी और घर का मुझे तुम्हारा पीछा करते करते पता चल गया। वो इससे हैरानी में देखकर महफूज हुआ। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। वजिया ने नासमझी से पूछा। अरे मासूम लड़की, एक जवान खूबसूरत लड़की का पीछा भला क्यों करता है। इसने इसके सर पर चित लगाई। क्यों करता है। इसे अभी भी वजदान की बात समझ नहीं आई थी। अरे मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपके पीछे आया था इस दिन। वजदान ने इसे सारी बात कह दी और अब इसके जवाब का मुंतज़िर था, जैसे हैरानगी से देख रही थी। कब और कैसे। वजदान, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस दिन आपसे बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि ज़हीन लोग 2 पल की बातचीत को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। हाँ अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं है। वो कुछ बोलने लगा था जब इसने हाथ के इशारे से रोका। देखिए वजदान, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर मुझे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है, इसलिए आंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। वो कहकर जैसे आई थी वैसे ही चलेगी, जबकि वो इसे जाता हुआ दिखता रहा। वो घर पहुंची थी जब इससे बाहर के दरवाजे पर निमरा में लगी। निमरा इसकी खालाजा बहन थी, जो कि 2 साल पहले ही हल्के कीकी से जा मिली थी, और निमरा के वालिद और इसकी भाभी ने ही इसे पाला था। भाई अजलान काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे। वालिदा की वफात पर भी वो न पहुंच ना सका था। वजिया बहुत खुश हुई इसे देखकर और पांव दबाते हुए इसके पीछे खड़ी होगी। इसके चेहरे पर मुस्कान वाज़ा थी। बुआ। वजिया ने निमरा के कान के पास आकर कहा। निमरा जो अपने ध्यान में खड़ी थी, इसकी आवाज़ से बुरी तरह घबरा कर पलटी। उफ जिया, तुम तो उफ वजीहा तुम हो। तुम्हें ज़रा अंदाज़ा नहीं कि मुझे अपनी बड़ी बहन को डराते हुए मुझे कितना सुकून मिलता है। वजीहा ने इसकी बात काट कर से लिपट कर कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। निमरा ने इसे परे करते हुए कहा, और वो दोनों घर में दाखिल हो गई। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया और खाने के बाद निमरा सो गई और वजीहा अपना पढ़ने बैठ गई। काफ़ी देर पढ़ने के बाद जब वो लेटने लगी तब इसका मोबाइल रोशन हुआ। उसने मोबाइल उठाया था तो इस पर 15 से ज़्यादा मैसेजेस आए थे। इसने बगैर पढ़े ही डिलीट कर दिया और सोने लेट गई। वो रात में उठी तो निमरा को जागते पाकर मुस्कुराई। वो भी इसे देखकर मुस्कुराई। वो जिया एक बात पूछो। निमरा ने इसे बगौर देते कहा, हाँ पूछो। इसने सरसरी सा कहा, ये वजदान कौन है। जिया, कौन वजदान। इसे नासमझी से
कहा, और तुम्हें कैसे पता? जिया, जब तुम सो रही थी तब तुम्हारा फ़ोन मुसलसल बज रहा था, मैंने कॉल अटेंड की तो कोई वजदान था, इसलिए पूछ रही हूँ। और वो बहुत परेशान सा था तुम्हारे फ़ोन उठाने पर। आप सच सच बताना, माजरा क्या है? निम्रा ने आईब्रो चाहकर कहा, और वो जिया ने गहरी सांस लेकर से सारी बात बता दी कि कैसे इस दिन जैसे हेल्प ली और आज तक की सारी बात बताकर चुप होगी। तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता क्या? जिया, निम्रा, अच्छा लगने या ना लगने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अभी पढ़ना है और मैं अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे अपना कैरियर बनाना है, इसके बाद कहीं जाकर शादी का सोचूंगी। वजिया ने गोया बात ही खत्म कर दी। मगर खाला तो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं, और इसलिए तो उन्होंने मुझे बुलाया है। निम्रा ने इसके सर पर बम फोड़ा। क्या मामा जानी क्या सोच रही हैं? वो उठकर कमरे से बाहर निकली। इसे आज किसी भी हाल में शादी की बात से तो पीछे छुड़ाना था। वो अभी इनके रूम की तरफ बढ़ी थी जब इसे इनकी और रानी बेगम की आवाज़ सुनाई दी। इसके कदम मन भर के हो गए। कहीं से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वजीहा आज इनसे दो टोक बात करने आई थी, मगर इसमें इतनी हिम्मत ना हुई थी कि इनकी और रानी बेगम की बात सुनकर भाभी जी अगर किसी और को पसंद करती हुई तो। रानी बेगम ने अपने दिल की बात को कहा, नहीं रानी जी, ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है, मेरी बेटी मेरा मान है, मुझे फ़ख्र है कि वजीहा मेरी बेटी है। अल्लाह सबको इस जैसी औलाद दे। आमीन भाभी, मेरी भी यही दुआ है। रिजा, हालात भी देखो ना कि इंसान को किस तरफ ले जाते हैं। यकीन मानो रिजा, अगर आज असफर जिंदा होते तो जिया मेरी बहू बनती। मुझे बहुत खुशी मिलती कि मेरे भाई की बेटियां मेरी अपनी बेटियां बनती, मगर जो किस्मत का मंजूर। रानी बेगम ने आंख का कोना साफ करके कहा, बस भूल जाओ रानी, कोई बात नहीं है, तुम दिल छोटा मत करो। जिया जब उठेगी सुबह तो मैं इससे बात कर लूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। उन्होंने बड़े यकीन से कहा, और दरवाजे के बाहर खड़ी वजीहा के कदम लर्ज के और वो बगैर आवाज़ किए जैसे ही आई थी वैसे ही चली गई थी। कौन जानता था कि इसकी ज़िंदगी में आगे और कौन कौन सी मुश्किलात आनी थी? कौन जाने के हालात क्या रंग लाने वाले थे? किससे पता कि जो खुशी के दी वो जलाने के लिए खुशी मना रही हो इसका इनका नसीब बनती भी है या नहीं? मगर कौन जाने किस्मत और वक़्त के फैसलों को। सुबह जब जिया की आंख खुली तो सूरज की रोशनी हाथ फैली हुई थी। उसने जल्दी से घड़ी को देखा जो 7 बजे जा रही थी, मतलब यूनिवर्सिटी जाने में सिर्फ 1 घंटा था। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और जल्दी से तैयारी करने लगी। वो तैयार होकर निकलने लगी थी जब ही निम्रा से इसका टकराव हो गया। अरे देख के जिया, सॉरी। तो जिया ने कहा, कोई बात नहीं, लगता है देर हो रही है तुम्हें। निम्रा ने इसकी फाइल जो इससे टकराने की वजह से गिर गई थी को इसे देते हुए कहा, थैंक्स, हाँ देर हो रही है, पता नहीं कैसे आज आंख ही नहीं खोली। वो जिया ने फाइल पकड़ते हुए कहा, ओके बाय, बाद में मिलते हैं। वो कहकर बाहर निकल गई। जिया, खाना तो खाती जाओ, मामा जानी देर हो रही है मुझे। अरे आराम से। रिजा बेगम ने पराठे का रोल बना कर इसे दिया जो बेध्यानी से वो खाती निकल गई। वो भी यूनिवर्सिटी के बाहर ही थी जब वरदान ने इसे घेर लिया। और मैडम, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? वो जो अपने ध्यान से आ रही थी इसे टकराते टकराते बची। मुझे लगता है कि आपको ऐनक लगवानी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि सामने यूनिवर्सिटी और एक तलवा यूनिवर्सिटी के सामने है तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी ही जाएगी ना। वजिया ने 2 कदम पीछे होकर कहा, बहुत बोलती हैं आप। वैसे आपने अभी तक मुझे हाँ में जवाब नहीं दिया। मैंने कल ही आपको जवाब दे दिया था कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए रास्ता छोड़े। मेरा रास्ता तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब आप हाँ में जवाब नहीं देती। वो कमाल डटाई से बोला, और मिस्टर, भला मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है या मैं आपको कहीं से पागल दिखती हूँ जो झूठ बोलूं? वजिया ने अपने गुस्से पर जब्त करते हुए कहा, मतलब? इसने ना समझी से पूछा। देखिए, सिंपल सी बात है, आप मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ मैं तमाशा ना बनाएं, यही मतलब है मेरा। इसने रास्ते से जाते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों? इसने एकदम से रुककर इसकी तरफ घूरते हुए कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन कसम से आपको देखकर ही आप पर प्यार आ गया। शायद पहली नज़र वाला प्यार है, शायद ये आपको फिल्मी अंदाज लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। वजदान ने आखिरी दाना फेंका जबकि इसके कानों में रिजा बेगम की आवाज़ गूंजी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो मेरा मान रखेगी। वजिया ने कर्ब से आंखें मींच लीं। कैसी मुसीबत है, आप भी जान छोड़े मेरी। मैं बस आपसे प्यार नहीं करती, मतलब नहीं करती। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी तुम? वजदा ने गुस्से के आलम में इसके बाजू दबोचते हुए कहा। वजिया ने इसे एक नज़र देखा और जोरदार धक्का मारा और गुस्से से बोली, देखो तुम जिस टाइप के लड़की हो ना, वो तो अंदाज़ा हो ही रहा है मुझे, लेकिन मैं आपके टाइप की नहीं हूँ। जाके किसी और को फंसाओ और मेरा टाइम ज़ाया ना करो। इसे फंसाओ जिसे तुम्हारे बारे में पता ना हो। अब ये मत कहना कि आप इस बारे में नहीं जानते। मुझे मालूम है आप जैसे लड़कों की आदत कैसी होती है। वजीहा ने अंधेरे में तीर चलाया जो कि सही निशाने पर लगा और वजदान का चेहरा धुआं हो गया। एक निगाह इस पर डालकर इसने यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कहा और अंदर चली गई, जबकि वो पीछे ये सोचता रह गया कि आखिर इसे किसने बताया कि मेरे स्कैंडल के बारे में। इसे सोच के रहते इसने अली को कॉल मिलाई।
पर होटल बुलाया। अगले 20 मिनट बाद वो एक दूसरे के सामने थे। वजदान ने इसे सब बता दिया था, जिसके जवाब में अली बस इतना बोला कि यार वजदान, तेरी किसी गर्लफ्रेंड ने बता दिया होगा इसे, तू फिक्र ना कर, भाव देगी 2-4 दिन, फिर खुद ही दूसरी लड़कियों की तरह तेरे पीछे पीछे घूमेगी। तू बस इससे कह देना कि ये बकवास है, तू बहुत शरीफ है। मान जाती वो नहीं मानी यार, वजदान ने अफसुदा होते हुए कहा। वजदान यार, बस ऐसी लड़कियां खुद को पाकीज़ा समझती हैं बस, मगर मुझे समझ नहीं आती कि किसने बताया होगा इसे तेरे बारे में। अली ने से पूछा। पता नहीं यार, कोई कौन होगी वो, जबकि जिस लड़की के साथ भी मेरा रिलेशन है, इससे मैं इस काबिल ही छोड़ता ही नहीं कि वो मेरे बारे में किसी से कुछ कह सके। तू तो जानता है, जबकि तेरा दोस्त कच्चे काम नहीं करता। वो मकारी से हंसा कर तो इसके साथ भी लेता, पर क्या करूँ, दिल आ गया है साली पर। अच्छा फिर तो ऐसा कर कि इसके घर पहुंच जा और इसके माँ बाप के सामने इसका हाथ मांग ले। अली ने मशवरा दिया। नहीं यार, अभी मॉम डैड लंदन में ही है, 6 माह बाद आएंगे, तब तक रुक जाता हूँ। वो कौन सा भागी जा रही है। वो वजदान ने अपना मसला ही हल कर दिया। वजिया यूनिवर्सिटी से वापस लौटी थी जब इसे गली की नुक्कड़ पर वजदान मिल गया। वजिया, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। वजदान ने इसका रास्ता रोका, जो कि एक निगाह इस पर डालकर आगे बढ़ रही थी। रास्ता छोड़ो मेरा। वजिया चलाई। वजदान ने इससे फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते बोला, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम मुझे इस तरह इनकार नहीं कर सकती। वो इसे दबोचता हुआ बोला, मैं इनकार कर चुकी मिस्टर वजदान कराम। वो सुन ली तो जानते ही होंगे। अरे वही सोनाली जिससे पिछले महीने तुमने इसी तरह प्यार के दावे किए थे और फिर आज वो कहाँ है। वजदान, बोलो कहाँ है वो। वजिया से दूर धकेलते हुए कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो, दफ़ा हो जाओ। इसे परे करते हुए वो चलाई थी और वहाँ से चली आई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा था। वो यूनिवर्सिटी वापस आते जाते उससे मिलता था, मगर वजिया इस पर एतबार ना करने की बहुत कोशिश की, मगर थी भी तो वो लड़की थी ना। वो अपनी तारीफ के लिए पागल हो जाती थी और वो था भी अच्छा खासा। इस पर यूनिवर्सिटी की लड़कियां फिदा थी, लेकिन जैसे वो सो कॉल्ड चाहता था वो जैसे भागती थी। वो जिया यूनिवर्सिटी से लौट रही थी जब इसे इसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा इसे ही देखता मिला था। वजदान ने इसे देखकर एक स्माइल पास की थी। पता नहीं कब का दिया इसके काम आ गया और अरमान जो कि इनके घर पर ही आ रहा था इससे मिला। अरे गुड़िया आ गई यूनिवर्सिटी से, कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी। वो मुस्कुराते उससे मिलकर पूछ रहा था। अच्छी जा रही है भाई, आप कब आए वैसे, वजिया ने चहकते हुए पूछा। और वो दूर थे इसलिए इनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी देखकर समझ रहा था कि वो इनका कोई अपना है। इसने वहां से जाने में ही आफिर जाने निमरा कमरे में दाखिल हुई तो वो जिया को सोचो में गुम पाकर बोली, जिया आज फिर वो मिला था। हाँ, वो यहाँ तक पहुँच गया है। इसने परेशानी जाहिर की। निमरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि घर का ड्रेस कहाँ से मिला है इसे। निमरा ने हैरत से पूछा। मैंने दिया था इसे और कहा था कि मुलाकात के लिए आ जाना। इसने तंजिया लहजे में कहा। अरे तुम तो इसे पसंद नहीं करती, फिर क्यों दिया। निम्रा ने नासमझी से कहा। बेवकूफ़ लड़की, अब मुझे क्या पता इसको यहाँ का ड्रेस कैसे मिला, मैं खुद इस बात से परेशान हूँ। अब इसका लहजा संजीदा था, वैसे बंदा काफ़ी इंटरेस्टेड है तुम्हें। निम्रा ने आंख मारकर कहा। अब देखो ना किस तरह तुमसे इजहार मोहब्बत ख़त के ज़रिए किया, फिर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, अपना नाम बताया, मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा। वो बात तो कितनी अच्छी करता है, दिल करता है कि सुनते ही जाओ। इतना अच्छा है किसी भी लड़की का दिल आ जाए इस पर, बस एक तुम हो जो उसे घास नहीं डालती। निम्रा ने हंसे भरे लहजे में कहा। लेकिन मैं इस तरह किसी भी राग गुजर पर एतबार नहीं कर सकती। वजिया ने यकदम इसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, इससे एक बार मिल लो कहीं और इसके बारे में जो जानना है इससे पूछ लो। निमरा ने इसे सवाल अंदाज में कहते हुए देख रही थी। मेरे पास टाइम नहीं है, फजूल में वो बोलते हुए किचन की जानिब चली गई, लेकिन कुछ याद आने पर मुड़ी। तुम्हें कैसे पता कि वो हैंडसम है। वजिया ने सवाल निगाहों से देखा। देख जिया, सिंपल सी बात है, इस दिन मैं बाजार गई थी खाला के साथ तो तुम्हें इसकी बातें सुन और देख लिया था बस, और तुमने बताया नहीं मुझे। वो बोली, वैसे ही मैंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, खाना खाओगी तुम, इसने किचन में जाते हुए पूछा। नहीं अभी खाया है, तुम खा लो। निम्रा ने मोबाइल उठाते हुए कहा। ओके वो चलेगी। वो पढ़ने में मसरूफ थी जब रिजा बेगम इसके कमरे में। बेटा मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, वो देख लो कैसा है। अरमान को तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा है, टीचर है और वो इकलौता है माँ बाप का। इसका भी तुम्हारे तरह बाप सर पर नहीं है, इसलिए देख लो तस्वीर और मुझे बता देना। रिजा बेगम इसकी गाल थपक कर जाने लगी जब वो बोली मामा। वो मुड़ी। वो समझ रही थी कि वो हर बार की तरह इनकार कर देगी। मामा मुझे पिक्चर नहीं देनी लड़के की। इसने स्पार्ट चेहरे लिए कहा। मगर क्यों जिया, तुम क्यों मुझे दुख दे रही हो। रिजा बेगम ने रोने वाले अंदाज में कहा। मामा जानिए आपने मेरी
पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं ये कह रही थी कि आप ही लड़के की पिक्चर देख लें, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है, आप कभी भी मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। इसलिए वजिया ने इनके गले में बाहें डालकर कहा, जिया तुम्हें इल्म नहीं है कि तुमने ये बात कहकर मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचाया है। रिचा बेगम ने जज्बात से भरे लहजे में कहा, जी मामा मुझे पता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी मर्जी से जब आप कहेंगी शादी कर लूंगी। आप खुश हैं आप? वजिया ने मुस्कुराकर कहा, वो यही तो चाहती थी कि वो अपनी माँ का मान ना तोड़े, इसलिए अपनी खुशियों को पाबंदी लगा रही थी। हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है जिया। रिचा बेगम इसे प्यार करते हुए निकल गई थी। तभी निमरा रूम में आई। जिया ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ निमरा तुम भी तो यही चाहती थी और मामा भी तो इस बात से ही खुश हैं बहुत। और क्या तुम खुश नहीं हो पगली? भला मैं कैसे खुश ना होंगी, मैं बहुत तो खुश हूँ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराई थी, बस मुझे इस बात का डर है कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। निमरा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। निमरा जिया तुमसे वो बहुत मोहब्बत करता है, ऐसे कैसे तुम्हें किसी और का होने देगा? निमरा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, और अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज देता, मगर नहीं। तुम्हें मैंने बताया था ना कि कल मेरी क्लास फेलो की बहन को इसने किस तरह चीट किया था। फिर भी जिया तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, इसे निमरा इसे समझाया। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं मामा से कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करवा दे। मेरी शादी हो जाएगी तब वो मेरा कुछ भी बिगाड़ ना पाएगा। इनको जाने हालात क्या करते हैं, वो इसके ईमान की यही मजबूती इसे गलत करने से रोकेगी। मोहब्बत में कभी दोराहे का इम्कान नहीं होता, ये होती है तो होती है, नहीं होती तो जितना भी जतन कर लो नहीं होती है। अगर कोई अच्छा लग जाए तो सब खामियां उसकी अचानक खूबियों की ओढ़नी में छुप सी जाती है, मगर अगर मोहब्बत ना हो तो खूबियां भी खामियों में बदल जाती है। बस इंसान वही करता है जिस पर इसका दिल मुतमिन होता है। दिल की बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो अल्लाह ताला का घर होता है। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहेगा कि इसका घर कोई तोड़े, इसलिए वो ऐसे शख्स का इंतखाब बिल्कुल भी नहीं पसंद करता जिसकी मोहब्बत में ज़रा बराबर भी खोट हो। बस इंसान की समझने की देर होती है कि जब दामन में लाखों छेद हो जाएं, कबूतर के परों के साथ लिपटे सब आया भेद हो जाएं, तब रसवाई के सिवा और कुछ नहीं होता। बेशक वो अल्लाह अहले ईमान वालों को रसवा नहीं होने देता, चाहे वो इस बात से अपने खालिक से भी दूर हो जाए। वजिया यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। इसको अभी एक हफ्ता हो चुका था, इसलिए महसूस किया था कि रिजा बेगम कितनी खुश थी। वो इन्हें खुश ही देखना चाहती थी। पापा के बाद उन्होंने तो सब कुछ संभाला था, ये नहीं था कि वजिया इन्हें दुख देती थी, बल्कि वो तो हमेशा इनकी हर बात मानती थी। बस से शादी को लेकर वो इनकी एक ना सुनती थी। वो इनसे दूर जाना भी नहीं चाहती थी और बचपन से ही इस असफर का नाम अपने नाम के साथ सुनने की आदी थी। पर वो कहते हैं ना कि किस्मत के खेल निराले होते हैं, वो ऐसे खेल खेल जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और यही इसके साथ भी हुआ था। जब वो और असफर 7 साल के थे तब इसे शदीद किस्म का बुखार हो गया, और ऐसा बुखार चढ़ा कि इसकी जान निकल कर ही दम लिया। वो जिया किसी से कुछ कहती ना थी, मगर अंदर से टूट चुकी थी। वो माजी के सोचों में गुम थी। जब भी अलार्म की घंटी में इसे हाल में लापटका, वो सर झड़कर तैयार होने लगी। वो तैयार होकर बाहर निकलने लगी। जब रिजा बेगम कमरे में दाखिल हुई, जिया बेटा यूनिवर्सिटी जल्दी आ जाना, यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। क्या अभी इतनी जल्दी? वो सोच के रहेगी, जबकि इसकी जुबान से निकला भी तो ये कि ओके मामा, और वो इनसे मिलकर निकल गई। वजदान हर रोज की तरह इससे प्यार का इजहार करता है, इसे किसी न किसी तरह हासिल करने की कोशिश करता, मगर वो मान के ही ना दे रही थी। वजदान थक चुका था। इसे मराते अली से नए प्लान बनाता और वो इन पर अमल करता, मगर सब बेसूद रह जाता। आज भी वो इसे बात करने के लिए छुट्टी के वक्त का इंतजार कर रहा था। इसे 2 घंटे हो चुके थे बाहर खड़े खड़े, मगर वजी अभी तक ना आई थी। आती भी भला कैसे? इसने थका कर गार्ड से पूछा तो इसने बताया कि वो तो 12 बजे चली गई थी। वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? वो सोचते हुए अली के घर की जानिब चला गया। वो घर पहुंच चुकी थी और इस वक्त किचन में शामी कबाब तल रही थी। रिश्ते वालों ने अभी ही आ जाना था, इसलिए अभी तैयारी मुकम्मल कर रही थी। जब दरवाजे पर बेल बजी, रिजा बेगम दरवाजा खुला तो बानो लड़के वालों को लेकर खड़ी थी। किचन में काम करती हुई जिया को बाहर से इनकी आवाज आ रही थी। वो शामी प्लेट में सजा रही थी। जब निमरा इसे बाहर लेने आई, आ जाओ जिया, लड़का और इसकी फैमिली वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से आ जाओ, निमरा से कहते हुए साथ ही कपों में चाय डालने लगी थी। वो जिया ने एक चक्कर कमरे की तरफ लगाया और लिप ग्लोव दुरुस्त करके और दुपट्टा सलीके से ओढ़कर वो मेहमानों से मिलने चली गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने सबको मुश्तरका सलाम किया। सबने ही इसके सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो हमारे पास। अस्मा बेगम ने इसे अपने पास बैठाते हुए कहा। इनके बिल्कुल ही सामने एक डिसेंट सा नौजवान सलीके से बैठा हुआ था। वो बहुत खूबसूरत था। कम तो वो जिया भी नहीं थी, मगर बिलाशुबा वो आज भी हसीन लग रही थी। क्या नाम है आपका बेटा? अस्मा बेगम ने नहायत खुशदिली से पूछा। लगता था कि वो जिया इन्हें बहुत पसंद आ गई थी। जी मेरा नाम वजिया इकबाल है। वजिया ने कॉन्फिडेंस से कहा। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक्स। वो हल्का सा मुस्कुराया। ये मेरा बेटा है ज़ीशान, और ये मेरी बहू बेटी नायशा है।
जी बहुत खुशी हुई वजीहा तुमसे मिलकर। नायशा ने मुस्कुराकर कहा। जी मुझे भी। वो भी मुस्कुरा दी। मामा बात कर लें आप आंटी से, मुझे रिश्ता मंजूर है। ज़िशान ने कहा। जब अस्मा बेगम ने जैसे इसकी राय लेते कहा, हमें तो बच्ची बहुत पसंद है, अब तुम बताओ। वो मुतमिन से उठ गई। बहन जी बिलाशुबा आपकी बेटी बहुत खूबसूरत अच्छे अखलाक वाली भी लग रही है। ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है बहन जी, वरना आजकल के बच्चे तो किसी की नहीं सुनते। खैर मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप पूछ लें बेटी से, मैं भी ज़िशान से पूछ लेती हूँ। अस्मा बेगम ने इनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। जी बहनों जी, वजीहा को भी कोई इतराज ना होगा, वो मेरी बेटी है, मेरी हर बात मानती है, मेरा मान है वजीहा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो वजीहा मेरी बेटी है। रिजा बेगम भी बहुत खुशकिस्मत। रिजा बेगम ने नम आंखों से कहा। वजीहा इनके इस कदर प्यार पर, अपने भरोसे पर इनकी इसकी आंखें नम होगी। जी आंटी, माना जानी ठीक कह रही, मामा जानी ठीक कह रही है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। वजीहा कहकर इनके पास से आगे इशारे से इसके इस कदर बेबाक इकरार पर हक्का बक्का रह गए। वजीहा बेटा आप मुझे मम्मी बोलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। ओके मम्मी। वो भी मुस्कुराकर बोली। अली यार तुम मुझसे ये क्या कह रहे हो? मॉम कभी भी ना आएंगी, सबसे पहले कहेंगी जी वो लड़की भी तुम्हारी तरह आवारा होगी, जैसे तुम आवारा हो, सारी बात मिट्टी में मिला देंगी। इसने कहने का कोई फायदा नहीं है। वजदान ने अपनी भड़ास निकाली। वजी देख यार, वो भी यही सोच रही होंगी कि तूने अपने पेरेंट्स को उसके घर नहीं भेजा। अली वजदान को समझा रहा था, वो किसी सोच में गर्क था। मेरे पास एक प्लान है। वजदान ने आंखों में चमक लिए कहा। बोल। अली सीधा होकर बैठा और वजदान ने से बताने लगा। क्या? अली का रंग फक से उड़ गया। मंगनी की तारीख 1 हफ्ते बाद की तय करके वो लोग इन्हें इस बात की भी तसल्ली देकर इन्हें सिर्फ वजीहा चाहिए और कुछ नहीं कहकर चले गए थे। रिजा बेगम ने रानी बेगम और सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। वजीहा का जोड़ा भी ज़िशान की पसंद से अस्मा बेगम ने इनके घर भिजवा दिया था। वजीहा सोचों में गुम रहती कि इतनी जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और अपने मम्मा से दूर हो जाएगी। यही वजह थी कि वो शादी ना करना चाहती थी, मगर रिजा बेगम ने खुशी देखकर वो चुप रह जाती। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मंगनी में भी अब 2 दिन बाकी रह गए थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। रिजा बेगम खाना बना रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, वो दरवाजा खोलेंगी तो एक आदमी और एक औरत बाहर कुछ सामान के साथ खड़े थे। जी आप कौन? रिजा बेगम ने से पूछा तो आदमी बोला। बहन जी ये वजीहा का घर है। जी मगर आप कौन? उन्होंने नासमझी से कहा। अरे बहन अंदर बुलाएंगी नहीं क्या? औरत ने मुस्कुराकर कहा। जी क्यों नहीं आया है। उन्होंने दरवाजा छोड़ते हुए कहा। ये क्या बकवास है वजी? अगर अंकल आंटी को पता चल गया तो? अली ने परेशानी से कहा। अभी कैसे पता चलेगा इन्हें? बस अब यही रास्ता है इसे हल करने का। वजदान ने सोचते हुए कहा। नहीं पता चलता इन्हें, बस तुम एक नकली माँ बाप का इंतजाम कर दो। वजदान ने अली से कहा तो अली उठकर चला गया। वजीहा मैडम अब मुझे कोई भी ताकत तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मगर से मालूम ना था कि हर बार किस्मत अच्छी नहीं रहती, किस्मत और वक्त कब बाजी पलट दे कुछ पता नहीं चलता। जी आप बताएं कौन है आप लोगों और वजीहा को कैसे जानते हैं? रिजा बेगम ने इन्हें बैठाकर चाय रखते हुए कहा। जी मेरा नाम इकरा है और ये मेरे शोहर इकराम हैं। औरत ने अपना तारुफ कराया। जी हम वजीहा को इस तरह जानते हैं कि वो हमारे बेटे के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हमारे बेटे को वो बहुत पसंद है, इसलिए हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहते हैं। औरत ने मुकम्मल इत्मीनान के साथ अपनी बात मुकम्मल की, जबकि रिजा बेगम शशदर सी रह गई। वजी मैंने इंतज़ाम कर लिया है किराए पर एक औरत और एक मर्द का, इन्हें सब कुछ समझा दिया। मैं नहीं जानता कि वजीहा का घर किधर है, इसलिए तुम इनके साथ चले जाओ। अली ने दो लोगों की तरफ इशारा करके कहा। अली ये लोग मेरा काम कर भी सकेंगे। वजदान ने अपनी फिक्र जाहिर की। साहब हम तो पैदा ही एक्टिंग के लिए हुए हैं। इनमें से मर्द ने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहा। उफ कितनी बू आ रही है। तुम लोगों से पहले अच्छी तरह नहा लो, फिर मोमो और पापा के कपड़े पहनकर चले जाना। और हाँ ये बात याद रखना, वजीहा का रिश्ता मेरे लिए लेकर ही लौटना, समझे तुम लोग? इसने इन्हें उंगली दिखाकर कहा। जी साहब। इन दोनों ने एक साथ सर हिलाकर कहा। वो लोग तैयार हो रहे थे जब वजदान को कोई काम आ निकला और वो अली को इसके घर का पता बताकर निकल गया। अली इन दो किराए के लोगों को वजदान के माँ बाप को मिठाइयाँ और फल वगैरह देकर इसके घर के बाहर छोड़ आया। अब वो लोग रिजा बेगम के सामने रटाया सबक बोल रहे थे। बहन जी आप चुप क्यों हैं? इस औरत ने पूछा। देखिए बहन आपने आने में देर कर दी और अब कोई फायदा नहीं रहा आपके आने का। मतलब इकरा बेगम ने नासमझी से कहा। मतलब ये कि वजीहा का रिश्ता तय हो चुका है, 2 दिन बाद इसकी मंगनी है। रिजा बेगम ने इन्हें बताया। क्या आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? औरत खड़ी होकर बोली। क्या मतलब मैंने क्या किया है? रिजा बेगम ने भी खड़े होते कहा। आप हमारे अलावा किसी को अपनी बेटी नहीं दे सकती। ये क्या बात हुई इकरा बहन? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी में इसकी शादी कहीं पर भी करूँ, आप ऐसे ही फालतू में ढोंस जमा रही हैं। रिजा बेगम को इनकी बात सख्त नागवार गुजरी, इसलिए वो भी बोल दी। देखिए बहन
बहन मंगनी ही तो है, टूट भी तो सकती है ना, आप इसकी वहां से मंगनी तोड़कर मेरे बेटे के साथ कर दें। इकरा ने इनसे कहा, अरे वाह, मैं क्यों ऐसा करूंगी, ना जान ना पहचान। चची जी सलाम, मैं आप लोगों को जानती तक नहीं और देखा भला रिश्ता आपके बेटे के लिए तोड़ दो, वाह क्या खुदगर्ज औरतें हैं आप। रिजा बेगम इनकी इस बात पर मजीद गुस्से में आ गई। देखें आप देखिए, रिजा बेगम ने टोकते हुए कहा, आप शराफत से यहाँ से चली जाएं तो बेहतर है, वरना। उन्होंने जानकर ही बात दूरी छोड़ दी और वो लोग एक कहर नजर इन पर डालकर बाहर निकल गए। रिजा बेगम ने ठग से दरवाजा बंद कर दी, मुबादा के कहीं दोबारा ना आ जाए। उन्होंने इन्हें सब बताया था जो अली ने कहा था, मगर वो राजी ना हुई। वो लोग अब सारी बात अली को बता रहे थे। अली ने कार स्टार्ट करते वक्त इन्हें मना कर दिया था कि वजदान को फोन ना करें और वो मान गए थे। वो घर पहुंचे तो वजदान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। इसकी वापसी रात में ना हुई थी। अली इसका इंतजार करता करता सो गए थे। जब सुबह 7 बजे ही वो नमदार हो गया था, उसी तरह इन लोगों के पास पहुंचा तो वो लोग मजे से सोए पड़े थे। वजदान इन्हें उठाया और बेताबी से पूछने लगा, क्या हुआ वजह के घर वाले मान गए ना। वो जोश से इनसे पूछ रहा था, वो इसे क्या बताते भला, लेकिन बताना भी तो जरूरी था। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे। इसने आदमी को झंझोड़ कर पूछा। इनकार कर दिया इसकी माँ ने और इन लोगों ने इसे सारी बात बता दी। वो सर थाम कर नीचे बैठता चला गया। क्या वजिया की मंगनी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह चला रहा था, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, वो चीखे जा रहा था जब आदमी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। साहब हौसला रखिए। इसने इसका हाथ झटक दिया और वो वॉलेट से पैसे निकाल के सामने गिराकर वहां से चला गया। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रिजा बेगम कल के फंक्शन की सारी तैयारी करके लेटने लगी थी जब रिदा आ गई। मामा आप सो तो नहीं रही थी? रिदा ने इनके पास बैठकर कहा, नहीं नहीं रिदा, तुम बताओ किस लिए आई हो? मामा आप भी जानती हैं ना, मुझे लगी पटी बात नहीं करनी आती, इसलिए आपसे ये कहने आई थी कि वो लोग जो आए थे वो कहीं जिया के कहने पर तो नहीं। बस रिदा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रिजा बेगम ने इसकी बात काटते हुए बोली, मामा आप तो नाराज हो रही हैं, मेरे कहने का ये मतलब था कि जिया जवान है, हो सकता है किसी से पहले कि वो कुछ और बोलती। रिजा बेगम बोल पड़ी, मेरी जिया ऐसी नहीं है रिदा, इसमें मेरा खून है। वो इतनी कॉन्फिडेंट तो है ही कि अगर इसे कोई पसंद होता तो वो मुझे से कहती, मगर मुझे अपनी बच्ची पर एतबार है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा खून है इसकी रगों में। रिजा बेगम ने इसे कह रही थी, आइंदा इसके बारे में ऐसी कोई बात ना सुनो। मैं जी मामा, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, आप परेशान ना हो। रिदा ने इनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, वो लोग दूसरी बातों में मगन होंगे। इस बात से अनजान के वो जी इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो आई तो रिजा बेगम ने सर में मालिश करवाने, मगर इन्हें बातें करता देख जाने लगी थी। जब इस रिदा की बात सुनी और वो फिर साकत सारी बातें सुनती ही गई। वो अपने कमरे में आकर यही सोच रही थी कि अब वो इस रिश्ते को दिल से अपना लेगी। इसकी माँ को इस पर मान है, वो इस मान को टूटने नहीं देगी। वजदान को लगा था कि इसके पास से जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची है। इसे रह रहकर वजीह पर गुस्सा रहा था कि वो इसकी आंखों में अपने लिए जलते मोहब्बत के दीप नहीं देख सकती थी। क्यों किया इसने ऐसा? वो कैसे इसके साथ ऐसा कर सकती है? कैसे रहेगा वो इसके बगैर? इसने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा, जिसके बगैर जिंदगी का कोई तस्वर ही नहीं था। कैसे कटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी इसके बिना? क्यों हुई इसको ये मोहब्बत? आखिर क्यों इसके पास ऐसे बहुत से क्यों थे और इस क्यों का इसके पास कोई जवाब ना था? मोहब्बत भी कितनी जालिम चीज है, अच्छे भले बंदे को क्या से क्या बनाकर रख देती है, कितना बेबस करके रख देती है। ये मोहब्बत के महबूब के कदमों में गिरने में भी कोई आर महसूस नहीं होती। समझ में कुछ नहीं आता। मोहब्बत के मारे महबूब की खातिर दूध की नहरें तक निकाल ली, फिर भी अक्सर खाली हाथ रहते हैं। क्यों इसे मोहब्बत ने अपना शिकार कर लिया? ये नहीं था कि इससे पहले कभी कोई अच्छी लड़की नहीं देखी थी, फिर भी ये आम सी लड़की इसके दिल पर राज कर रही थी। अब कैसे वो इसे बिना जी सकेगा? इसे मालूम नहीं था वो इस तरह इसके दीदार की खातिर भटकेगा। वो तड़पते हुए सोच रहा था, अब शायद यही मेरा नसीब है। वो सर घुटनों में देकर बैठ गया। कितनी देर वो ऐसे सिसकता रहा, अपनी नाकामी पर रोता रहा, कुटता रहा। जब मुलाजिम ने इसे अली के आने का बताया और अली भी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। क्या बात है वजी, ऐसे क्यों बैठा है? अली ने इसे बाजू से पकड़ते कहा। कुछ नहीं अली, वो इसे हाथ से छुड़ाते बोला। कुछ तो है, अगर तू बताना नहीं चाहता तो वो अलग बात है। अली ने रूठेपन से बोला। वो इसका बचपन का दोस्त था, इसलिए इसके हर रात से वाकिफ था। तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं है। वरदान इसे देखकर बोला, पता है मुझे, पर अब तुझे क्या मसला है? इसकी माँ ने इनकार कर दिया है। हाँ बस कर, तुझे कौन सा लड़कियों की कमी है? अच्छा भला तू है। अली ने इसके कंधों पर हाथ मारकर कहा, बस कर अली, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं। इसके बगैर तो जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे वो हर हाल में इस कमरे में और अपनी जिंदगी में चाहिए।
वरदान ने जिद्दी बच्चों की तरह कहा जो अपने लिए खिलौना मांगते हैं, जैसे इसके लिए मुझे कुछ करना ही क्यों ना पड़े। अली मैं सब कुछ करूंगा, बस वो मुझे मिल जाए। अली को इसके लहजे में इसकी सच्चाई, उसकी आंखों की नमी सब समझा गई थी। वो इससे प्यार करने लगा है। वो इंसान प्यार कर बैठा जो औरत को कुछ भी ना समझता था, जिसके लिए औरत जात खेल तमाशे से बढ़कर ना थी। कसूर इसका भी नहीं था, इसकी माँ ने ही अगर इसे औरत की इज्जत करना सिखाया होता तो आज वो एक औरत के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करता। ठीक है वजी, अगर तू सच में जैसे प्यार करता है तो मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, मगर कैसे यार? वो जो नकली माँ बाप बनाकर भेजे थे, इन्हें भी इसकी माँ ने जवाब दे दिया ये कहकर के कल मेरी बेटी की मंगनी है। वो इस बात को भी 30 घंटे बीत चुके हैं, मुझे जिससे ये उम्मीद ना थी वो मेरा इंतजार तो करती। वरदान आखिर में चला आया था। अच्छा वजी तू चुप कर, मेरे पास एक प्लान है, अली से बताने लगा और इसकी आंखें चमक उठी। सॉरी जिया, जिया उफ, ये लड़की भी ना। जिया तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? निमरा के ने कमरे में आते हुए कहा। जिया बेड पर बैठी किताबों में सर्दी है कुछ लिख रही थी। इस तरह इसके बोलने और किताबें इकट्ठी करने पर वो बेहद डिस्टर्ब हो गई। क्या मुसीबत है निमरा? तुम बिना वजह ने इससे कापी लेते कहा। जिया पागल हो तुम क्या? आज तुम्हारी मंगनी है और तुम किताबों में सर्दी बैठी हो? पढ़ाकू कीड़ा। निमरा बस थोड़ा सा सवाल रहता है वो करके तैयार होती हूँ मैं, वजह से कहते ही लिखना शुरू हो गया। निमरा सर पर हाथ मारकर चली गई कहकर के इसका कुछ नहीं हो सकता। मेहमान के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। ज्यादा लोग नहीं थे, बस दो करीबी रिश्तेदार बुलाए गए थे। मंगनी की रस्म शुरू कर दी गई थी। जिशान और वजिया ने रिंग एक्सचेंज कर ली थी। पूरा घर तालियों से गूंज उठा था। सब इनकी दायमी खुशियों की दुआ कर रहे थे, मगर कोई ना ये ना जानता था कि कब क्या हो जाए। इनकी दुआ कबूल होती भी है कि नहीं, मगर कौन जाने। किस्मत के फैसले होता तो वही है जो रब का फैसला होता है। या तो ठीक कर रहा है तुम मुझसे बहुत बात कर ली है इससे, मगर मान ही नहीं रही। तो ऐसे तुम इंतजाम करवा कर रखना, ये काम तो हम रात में ही कर लेंगे। वरदान ने रात अली की बात सुनकर कहा, पर वजह इसके घर वालों की काफी बदनामी हो जाएगी। फिर तू जब इसे उठा लाओगे कोई नहीं, खैर है जब निकाह हो जाएगा तब वो मेरी पाबंद हो जाएगी, तब इसके घर वाले भी मान ही जाएंगे। वजी अंकल आंटी से क्या कहोगे इस बारे में? अली के दिमाग में पहली बार ये बात आई तो पूछ बैठा। कुछ नहीं, इन्हें कौन सा मेरी परवाह है, बस मॉम कर देती हैं फोन एक मर्दवार, बस इनका फर्ज खत्म। जब इन लोगों को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? अब तुम तैयारी कर लो अपनी भाभी को घर लाने की। वजीहा विट्स वजदान क्या खूब मैच है, वजदान कहकर लगाता हुआ उठ गया। मंगनी की रस्म के बाद घर वाले आपस में बैठे थे, जहाँ जिशान और वजिया भी साथ बैठे थे। घर वाले बहुत अच्छे थे और वजिया सबके साथ घुल मिल गई थी। कुछ देर बाद जब सब लोग निकलने लगे थे, तब जिशान का चेहरा उतरा हुआ था। इसने वजिया की तरफ देखा तो वो चुपचाप सी और परेशान हाल इधर देखे जा रही थी। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान खड़ी हो यहाँ? असम बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। जी मम्मी जी वो बस ऐसे ही, वजिया ने मुस्कुराकर कहा। वो भला इनसे क्या कहती, इसलिए चुप ही रही। अच्छा चलो शाबाश बेटा, अब आराम कर लो, काफी थकी हुई लग रही हो। उन्होंने प्यार से इसकी थोड़ी पर थपकी देते हुए कहा। जी मम्मी। वो भी मुस्कुरा दी। इंतजाम कर लिया तुमने? वजदा ने फोन पर अली से बात करते हुए कहा। हाँ हो गया है, अली ने जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। रात के 2 बज गए थे। इसे मेहमानों से फारिग होते हुए, मेहमान कुछ खास थे फिर भी बातों में वक्त का पता नहीं चला। वो अभी अभी अपने कमरे में दाखिल हुई थी। पेंसिल हील के साथ चल चल के इसकी एड़ियां दुख रही थी। सबसे पहले इसने सर, गले और दुपट्टे को बाजुओं के बोझ से आजाद किया। ये नहीं था कि वो दुपट्टा नहीं लेती थी, मगर वो अपने रूम में आकर सबसे पहले दुपट्टा ही अलग करती थी। आज भी इसने वही कि इसके हर अंदाज में शदीद थकन नुमाया थी। बेड पर बैठती वो अपने पैरों को हील के बोझ से आजाद कर रही थी। जब बाहर का खटका हुआ, इसे लगा कि कमरे की बालकोनी पर कोई है। जूते का स्टेप खोलते उसने चूम कर ग्लास विंडो को देखा था जो कि बालकोनी में खुलती थी। वो इस तरफ गई और अगले ही लम्हे वो बालकोनी में मौजूद थी। अच्छी तरह ऊपर नीचे देखने के बाद जब इसकी तसल्ली हो गई तब वो वापस कमरे में आ गई थी और अच्छी तरह से दरवाजे को बंद कर लिया था। और वो फिर से बेड पर बैठकर अपने जूते का स्टेप खोलने लगी थी। इसके पाँव जूते लगने से थोड़े थोड़े छल गए थे। ये इसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। हर बार हील इसके पाँव को जख्मी करती थी, मगर वो वजिया ही क्या जो अपनी पसंदीदा चीज छोड़ दे। वैसे ही बैठी इनका जायजा ले रही थी और साथ साथ क्रीम भी लगा रही थी। इसे जलन का एहसास भी हो रहा था। वो क्रीम की डिब्बी साइड पर रखकर मुड़ी थी कि लाइट चली गई। अरे ये क्या हुआ? लाइट को पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एकदम परेशान होते हुए खुद से बोली थी। इसे अंधेरे से डर लगता था। अभी वो बेड से खड़ी होकर 2 कदम चली थी कि इसका पाँव इसकी अपनी ही जूती में उलझा था और वो एकदम लड़खड़ाई गई थी, मगर इससे पहले कि वो गिरती 2 मजबूत हाथों से थाम चुके थे। जैसे ही किसी के हाथों ने इसे गिरने से बचाने के लिए थामा। इसने खौफ से चीखना चाहा था, मगर मुकाबले ने इसके मुंह को अपने भारी हाथ तले दबा कर इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। इसके नाक पर रुमाल रख दिया था। कुछ ही लम्हे बाद इसकी आंखें बंद होने लगी। सामने खड़े शख्स का काम हो चुका था और फातिहाना अंदाज से इसे उठाकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। सुबह के 10 बज रहे थे जब जिया की आंख खुली। इसने इर्द गिर्द देखा तो
वो जहाजी साइज बेड पर लेटी थी। खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़ने से दिन में भी रात का गुमान हो रहा था। इसका सर भारी हो रहा था। इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है। इसे इतने में कमरे का दरवाजा खोला और कोई कमरे में आया। अंधेरे के बायस से वो इसका चेहरा ना देख सकती थी। वो उठ खड़ी हुई जब मुकाबिल ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसके सवाल का जवाब मुकाबिल ने कहके से दिया। इसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। वो खुद को आजाद करवाने की भरपूर जोर लगा रही थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से बुरी तरह मचल कर रह गई थी। इसकी मजामत की खातिर में ना लाते हुए मुकाबिल शख्स से इसी तरह थामे उल्टे कदमों पीछे चल रहा था। वो भी इसके साथ साथ ही पीछे को घसीटती जा रही थी। आखिरकार वो शख्स बिल्कुल दीवार के साथ लगकर रुक गया था और इस तरह से भी बिल्कुल अपने साथ लगा लिया था, मगर बोला कुछ नहीं था, ना ही अभी तक इसकी कमर से अपना हाथ हटाया था। इस शख्स की इस हरकत पर वो एक बार फिर तड़प उठी थी, मगर मुकाबिल शख्स से तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। इस वक्त तो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। इसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे खुद को अनजान शख्स से आजाद करवाए। इसने अपने पैर इसके पैर पर मारना शुरू कर दिया। तभी इसने इसके दोनों पैरों को अपने पैरों से दबाया था। इसने मजम्मत की, मगर बेसूद रही। इसने वजीहा के चेहरे पर हाथ फेरा तो वो कसमस आई, मगर मुकाबिल भी जिद्दी था। शदीद बेबसी के आलम में वो सिसक उठी थी। वो इस वक्त न जाने किस अनजान शख्स के रहमो करम पर थी। क्यों रो रही हो वजीहा? क्या इतना बुरा लगता है तुम्हें मेरा छूना? इसके कान के बिल्कुल पास कहीं जाने पहचाने से आवाज गूंजी थी, मगर वो पहचाने से कासिर थी। इसने बड़ी मुश्किल से धक्का मारा, फिर भी उसकी गिरफ्त से ना निकल सकी। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों डरती हो इतना मुझसे? बोलो वजीहा, जवाब दो मुझे। वो बोले जा रहा था और वो गुमसुम थी। बोलो वजीहा से झंझोड़ कर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी। वजीहा तुम नहीं जा सकती कहीं पर भी, मुझसे निकाह किए बगैर। वो घबराते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरी मंगनी हो चुकी है, जाने दो मुझे। वो रोते हुए बोली। तभी इसने इससे पहले धकेला और पर्दे बराबर करने लगा। अचानक रोशनी से इसकी आंखें चंदिया गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरह यहाँ लाने की? वजीहा की नजर जब वजदान पर पड़ी तो चीख उठी, देखो मेरी मंगनी हो चुकी है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। उसने हाथ जोड़ते कहा, क्या कहा तुमने? मंगनी? हाँ हाँ, अच्छा मजाक है। एक रात घर से बाहर एक अनजान मर्द के साथ रहने वाली को कौन अपनाएगा? देखो जिया, तुम्हारे पास मेरे बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर मैं ना मानूं तो? वजीहा ने आंसू से भरी आंखों से इसे देखा। इसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। वरदान ने कोट की जेब में से पिस्टल निकाल कर कहा, तुम मुझे मार दोगे? चलो मार दो मुझे। वजीहा ने इसका गन वाला हाथ अपने हाथ पर रखकर कहा, ओ जान, तुम भी ना। मैं भला तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ये तो तुम्हारी माँ और बहन के लिए है। अगर तुम मुझसे शादी और इनकी वजह से नहीं कर रही हो तो मैं यही रास्ते से हटा देता हूँ। वरदान ये बात इतनी आसानी से कह गया जैसे इंसान को नहीं बल्कि चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाना हो। ये क्या कह रहे हो तुम? वजीहा ने बेयकीनी से इसे देखा। सच कह रहा हूँ, निकाह कर लो वरना मैं तो चला। इसने वरदान के बढ़ते वरदान ने कदम बढ़ाते हुए कहा, रुको। वजीहा ने इसे आवाज दी, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। इसे हल्की आवाज में कहा, डेट्स माई गर्ल। वरदान ने फातिहाना अंदाज से कहा और निकल गया। वो हारे हुए खिलाड़ी की तरह जमीन पर बैठती गई। ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था। वो रोते हुए खुद से कह रही थी, हाल वो कमरे में दाखिल हुआ तो अगला का मंजर देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो ट्रैगर दबाती वरदान ने इसे पिस्तौल छीन लिया। वो हड़बड़ा गई थी। तुम चराग! वरदान ने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई खुद को नुकसान पहुंचाने की? वरदान से झंझोड़ते हुए बोला, प्लीज वरदान मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। वजीहा रोते हुए इसके आगे सामने हाथ जोड़े वो सीने पर हाथ बांधे से देख रहा था। फिर एकदम उठकर बाहर चला गया और वो वहीं सोफे के करीब बैठ गई। वो नीचे अली के साथ बैठा था जब अचानक इसे खाने का ख्याल आया और वजीहा की तरफ उठकर चला गया। मुलाजिम को बिरयानी बनाने का कहकर वो सीधा रूम में आया, लेकिन वो ठटक गया क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। वरदान के जाने के बाद इसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा बाहर से लॉक नहीं था। इसने देखा कि दरवाजा खुला है और इसी मौके की गनीमत जानकर वो बाहर देखने लगी जहाँ इसे कोई नजर न आया। अब वो डर तो नहीं रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ भी था कि वो एक मर्द है और वो एक औरत है, कहीं इसके हाथों पकड़ेगी तो इससे आगे सोचा ना गया। डरती सहमी सीढ़ियां पाकर गया। अब वो नीचे हाल तक आ चुकी थी जब अली वरदान के दोस्त ने इसे पीछे से पकड़ लिया और वरदान को बुलाने लगा। वजीहा घबराई सी मुड़ी तो देखा वरदान भी सीढ़ी से उतर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? वरदान से झंझोड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ। वरदान ने इसे घसीटता हुआ कमरे तक लाया और पटक दिया। कहाँ है ना कि प्यार करता हूँ तुमसे, तो क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? वो आराम से बोला, घटिया किस्म के बेशर्म इंसान हो तुम। मोहब्बत तो दूर की बात है, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। पिस्तौल की ताकत से एक लड़की को टॉर्चर करके खुद को मोहब्बत का दावेदार कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो गराई, घटिया किस्म के इंसान हो तुम। मोहब्बत तो क्या तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा ना करो। तुम जैसे लड़के बस औरत को खेल तमाशे का सामान समझते हो।
जिसे पसंद किया उठा लिया, दिल बहलाया और फेंक दिया। और वो लड़कियां चटाख बंद करो बकवास अपनी, अगर तुमने अब भागने की कोशिश की तो मैं मार डालूंगा तुम्हें, समझी। वो इसके करीब आकर बोला था। वजीर से दिक्कत देकर वहां से भागी, मगर इसके कदमों की रफ्तार से ज्यादा इसके कदम तेज थे। वजदान लंबे लंबे डग भरते हुए इसके पास गया और इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती से अपने साथ घसीटते लाया। वो जमीन पर रिंगने लगी थी, मगर इससे इसकी एक भी ना चलने दी। फिर इसे चेयर पर जबरदस्ती बिठाया, इसके हाथ पैर बांध दिए। वो इसे कुर्सी से बांध चुका था। प्लीज मुझे जाने दो, तुम मुझसे इतना तो बदला ले रहे हो, अब मुझे यूं इस तरह बांध कर क्या फायदा होगा तुम्हारा। वजिया मिन्नत भरे लहजे में बोली, फायदा होगा ना, तुम शायद मेरा प्रपोजल कबूल कर लोगे। इतना कहकर उसके सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वजिया से मुसलसल घूर रही थी। मैं नहीं मानूंगी, वो सीधी बच्चे की तरह बोली। उफ कितना बोलती हो तुम। वो उठाओ और रस्सी को बेड से भी बांध दिया। वो उसके मुंह पर भी टेप लगा दी थी। अब वो नीचे आया, जो खाना से बनवाया था इसके लिए वो लेकर ऊपर आया। वजिया कुर्सी से बंदी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जिया बेबी तुम इस तरह क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। वो कमरे में आते बोला, तुम एक मशरक की लड़की हो, शादी के बाद खुद ही मुझे चाहने लग जाओगी। वो अपने लिए कुर्सी खींचते हुए बोला, लो खाना खा लो, बिरयानी है, मुझे बहुत पसंद है। अब तुम्हें ही मेरी पसंद का ख्याल रखना है ना, इसलिए बता रहा हूँ। वजदान इसका मुंह खोलते हुए बोला, जबकि वो मुंह मोड़ गई। मुझे नहीं खाना। वो गुस्से से बोली, तुम नहीं जानती, इस तरह करके तुम अपने साथ मुझे भी अजियत दे रही हो, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, प्लीज खाना खा लो। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, वाह बहुत खूब, जख्म भी देती हो और मरहम भी लगाने आगे। मत भूलोगे मेरी इस दुख और हालत की जिम्मेदार भी तुम हो। अगर तुम्हें वाकई तकलीफ होती है तो क्यों बनाया है मेरा ये हाल, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे। इसे रोते हुए बोला और इसकी तरफ देखने लगी। पता नहीं मेरी मामा का नाम लेते ही वो जोर जोर से रोने लग पड़ी। बंद करो अपनी बकवास, वजदान चलाया, खाना खाना है तो खा लो, अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, समझी। मौलवी आता होगा इसलिए तैयार रहना निकाह के लिए, वो कहकर निकल गया और वो घुटी घुटी सिसकियां लेने लगी। वो रो रही थी। जब वो कमरे में आया, वजिया रो मत उठो, मौलवी साहब आ रहे हैं, तुम निकाह के पेपर साइन कर देना, समझी। वजिया इसकी बात सुनकर जोर जोर से रोने लग गई। अब वो इसके हाथ खो रहा था। साहब आपके दोस्त आ गए हैं, मुलाजिम ने इसे इतला दी। अच्छा तुम जाओ। वो इसकी तरफ देख रहा था जब वजिया ने इसकी जेब में गन देखकर निकाली और इस पर तानते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। वो पीछे होते हुए बोली। वो दरवाजे की तरफ पीट करके खड़ी थी, इसलिए इसे अंदर आते साइम और फरा वजदान के दोस्त जिन्होंने इसे वजदान की तरफ माइल कराया था को ना देख सकी। वो इस पर गन ताने खड़ी थी। जब साइन ने इसे धक्का दिया तो गन बेड के नीचे चली गई और वरदान इसकी तरफ आया, जो कि अब इसके दोस्तों के कब्जे में थी। तुम क्या समझ रही थी कि तुम मुझे मारकर बच जाओगी? नहीं वजिया बीबी, अगर तुम मुझे मारकर मेरे काम ना आ सकी तो मेरे ये दोस्तों तुम्हें बिना किसी रिश्ते के निगल लेंगे। वो इनकी तरफ इशारा करते हुए बोला। वजिया से टपटा गई। हाँ भाभी, वैसे भी हमें वजी की झूठ खाने में बहुत मजा आता है, अगर आपने इसे मार दिया तो हम हैं ना, क्यों वजी? वो मकारी से हंसे थे। वो भी इसका ड्रामा समझ चुके थे। हाँ क्यों नहीं, वो भी वजिया की तरफ देखकर हंसा था। ये सब इसे डराने के लिए कह रहा था ताकि वो दोबारा इसे मारने की कोशिश ना कर सके। इसने इसे काफी डरने की कोशिश भी की थी। वो डर भी गई थी, मगर अब भी अपनी बात पर कायम थी। वो इसे समझा कर चला गया था और वार्न भी कर गया था कि अगर अब वो यहाँ से भागी तो अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। इसके जाते ही वो फिर से रोने बैठ गई। काश वो इससे इस दिन मोबाइल ना लेती, काश इससे फोन पर बात ही ना करती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इसकी माँ इसके लिए कितनी परेशान होगी, इसकी बहन, इसकी पुप्पो सभी लोगों को जवाब दे रहे होंगे। इन पर कैसी क़यामत गुजरी होगी। वो सोच कर हलकान हो रही थी। वो जिया घुटनों में सर्दी रो रही थी जब खड़क से दरवाजा खोला और एक बुजुर्ग सा आदमी हाथ में रजिस्टर लिए वरदान के साथ कमरे में आया। साथ में वरदान के दोस्त भी थे। बेटी निकाह नामे पर दस्तक कर दो, तुम्हारा निकाह वरदान कराम से किया जा रहा है। निकाह ख्वान ने शौकत इसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए कहा और एक कागज जो कि निकाह नामा था इसकी तरफ बढ़ाया। वजिया फटी फटी निगाहों से पेपर को देख रही थी। वजिया साइन करो। वरदान ने जबरदस्ती से पेपर थमाते कहा। वजिया ने पेपर पकड़ लिया और खड़ी होगी। पेपर इसके हाथ में थे। वरदान घबरा गया था। वजिया ने पेपर फाड़ दिए और वरदान के मुंह पर फेंक दिए। ये क्या बदतमीजी है? वरदान चलाया। बदतमीजी? तुम कह रहे हो बदतमीजी? जो तुमने मेरे साथ किया था वो क्या है? वरदान इसकी हरकत पर आग बबूला हो गया और गुस्से से बाहर चला गया। काफी देर बाद जब वो कमरे में आया तो वजिया सोफे से टेक लगाए बैठी थी। वो इसकी तरफ बढ़ रहा था और वजिया की वहशत में भी इजाफा हो गया। वो डरते डरते खड़ी हो गई। तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना? वो सर्द आंखों से इसे देखते हुए आगे बढ़ा। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज वरदान मुझे छोड़ दो। वजिया ने आगे बढ़ते वरदान से कहा, मैंने तो तुम्हें निकाह का ऑप्शन दिया था, मगर तुम्हें शायद कैद होना अच्छा नहीं लगा।
जिया, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी मर्जी को मानकर तुमसे निकाह ना करूं। वो इसके बिल्कुल करीब आकर बोला, शुक्रिया वरदान, तुमने मेरी बात मानी। इसने तशक्कुर भरी नजरों से इसे देखते हुए पीछे मुड़ी। जब इसने इसका हाथ थाम लिया, अरे कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। इसने इसे पीछे खींचा जिससे उसके सीने से जा लगी। तुम बोलो जल्दी, इसने इसे पीछे करते हुए कहा, मगर इसने दोबारा इसे खुद में बींच लिया। वजदान वो कुछ बोलती, इसने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। ना बहुत बोलिए तुमने, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। इसने इसका मुंह दबाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, मगर तुम कैद होना चाहती ही नहीं हो तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें कैद करने वाला। ना मेरी बात मुकम्मल होने ना मेरी बात मुकम्मल होने दो मेरी जान। जिया बोलने लगी जब इसने चुप करा दिया, ठीक है तुम आजकल की लड़की हो, आज़ाद हो, तो अब मैं भी तुम्हें तुम्हें आज़ाद ही रखूंगा हमेशा के लिए अपने पास, अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर, जैसे दूसरी लड़कियां रहती हैं मेरे साथ, मेरी कुर्बत में तुम भी रहना। वो खवासे से हंसा। वो जिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दफा जो मेरे पास है, तुम बहुत घटिया हो। नफरत है मुझे अपने आप से कि मैंने कभी तुम्हारी मदद भी ली थी। लानत हो तुम जैसे घटिया इंसान पर। छोड़ो मुझे। वो चलाई चढ़ा हो जाने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया था। वो बेड के किनारे से जाके इसका जिस्म थर-थर कांप रहा था। वो जल्दी से इसके पास आया, इसे बालों से पकड़ कर उठाया। वो दर्द की शिद्दत से करा उठी। वजदान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो प्लीज जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लो, कसम खाकर कहती हूँ इनकार नहीं करूंगी, मगर इज्जत से रिश्ता मांग लो। वजिया ने इसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मांग लो। मैं मांगता अच्छा लगता हूँ तुझे, इसने से झंझोड़ा। मुझे अब तुमसे शादी करनी ही नहीं है, नहीं करनी तो मुझे जाने दो। वजिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, अरे जाने मन, तुम्हें किसने कहा कि शादी के या निकाह के अलावा कोई रिश्ता नहीं होता है आज से, बल्कि अभी से तुम मेरी रखेल हो। बस यही रिश्ता रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में। वो इसके करीब हुआ। वो लठे के माने सफ़ेद पड़ गई थी। जो लफ्ज़ वो कभी फिल्म में भी नहीं सुनती थी, आज वो वही बनने जा रही थी। वो पत्थर की हो गई थी। इसका दिमाग और इसका जिस्म दिमाग शल हो रहे थे, जबकि वरदान इसके करीब हो रहा था। इसके दिमाग में बस इसके अपनों के अल्फाज गूंज रहे थे, मेरी बेटी मेरा मान है, मुझे फ़ख्र है कि वजिया मेरी बेटी है। ये अल्फाज रिजा बेगम के थे। अल्लाह तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को दे। इससे कहीं खाई से रिदा की आवाज़ सुनाई दी। यकीन मानो रिजा, अगर आज असवर जिंदा होता तो जिया मेरी बहू बनती। ये अल्फाज रानी बेगम के थे, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी भतीजी। इसके कानों में ये अल्फाज बार बार घूम रहे थे। तो मेरी रखेल बनोगी आज से, बल्कि अभी से। इसे वजदान की आवाज़ सुनाई दी जो उसका दुपट्टा हटा रहा था। वो इसके गर्दन में बोसा दे रहा था। जब इसे आवाज़ आई, मेरी बेटी मान है, मेरी बेटी इसकी मान है। कितने हक से कहा था ना कि मेरी बेटी मेरा मान है। वो इसकी शर्ट को छूने लगा जब इसने इसे जोरदार धक्का दिया। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। वो दूर जा गिरा। इसने पीछे से अपना दुपट्टा उठाया, इसने दुपट्टा सर पर लिया। वजदान भी उठ खड़ा होता, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो तंजिया हंसा, मेरे पास ऑप्शन है। इसने आंखों में आए आंसू को साफ किया और बेड के पास से पड़े पिस्टल को देखा। इसने देखा कि वो पिस्टल उठा ही रही है, इसलिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक वो उठा चुकी थी। आगे मत बढ़ना समझे। इसने पिस्टल तान कर कहा। वो वहीं रुक गया। देखो तुम मुझे मारकर बच नहीं सकती हो, इसने इसे धमकाया। सही कहा तुमने, मैं बच नहीं सकती। तुम ना सही, तुम्हारे दोस्त जो बाहर बैठे हैं मेरी इज्जत लूट लेंगे, यही ना। मगर वजदान, मैं एक औरत हूँ, मुझे अपनों का मान रखना है। मुझे मेरी माँ का मान नहीं तोड़ना। मुझे अपनी इज्जत बचानी है, चाहे वो मरकर ही क्यों ना हो। और वैसे भी मुझे मेरी गलती की सज़ा जो मुझे मिली है कि किसी राह गुजर पर एतबार किया, इसकी मदद ली। मुझे क्या किसी को भी राह गुजर पर इतना तबाह नहीं करना चाहिए। मुझे तुमसे नफरत है और मुझे मेरी माँ का मान भी रखना है। मुझे अपनी इज्जत बचानी है मेरे मरे हुए वजूद से। तो तुम अपनी हवस पूरी करने से रहे। वो जो इसकी बातें सुन रहा था, इसके मरने की बात से वो परेशान होकर आगे बढ़ा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वजिया का मुर्दा वजूद ज़मीन बहुत सो चुका था। वजिया वो तड़प कर लपका इसका सर अपनी गोद में रखा जहाँ इसने गोली मारी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें डराने के लिए, और तुमने अपनी जान ही उससे पुकारा था, मगर इसके वजूद में जनिश भी ना हुई। वो बेहिस और हरकत पड़ी रही। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं आया मुझ पर। जब मैं कह रहा हूँ उठो तो क्यों नहीं उठ रही? तुम उठो प्लीज, बेकार के ड्रामे मत करो। अब वो बोल रहा था, समझ नहीं आ रही तुम्हें मारो तो अकल आएगी, तुम्हें प्यार की जुबान तो समझ नहीं आती है ना? अगर आती तो ऐसा ना करती तुम। इससे पता नहीं चला कब एक नन्हा सा आंसू इसके खून से लथपथ चेहरे पर जज़ब हो गया। हाथ जोड़ो तुम्हारे
आगे कुछ तो बोलो। वो इसके आगे हाथ जोड़ रहा था, इससे आगे कुछ कहा नहीं जा रहा था। कुछ अटक गया था इसके हलक में, क्या हुआ था इसने सोचने का वक्त भी नहीं था। कम से कम वो उठ नहीं सकती तो कुछ बोल दो। वो इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, मानता हूँ मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, मगर अब इसकी आवाज़ भीगी थी, माफ़ कर दो जिया मुझे। वजदान जोरदार रो रहा था। गोली की आवाज़ से इसका दोस्त भी आ गया था, जो वजदान को संभालने लग गया था। 1 साल बाद। वजी खा लो ना प्लीज़, इकरा बेगम ने इसे ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाते हुए कहा, जबकि वो मुंह खोल ही नहीं रहा था। आखिर वो भी तंग आकर वहाँ से चली गई। बेशक वो माँ थी, मगर अपनी नाफरमान औलाद को साल में देखकर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वजिया की मौत ने इसे तोड़कर रख दिया था। 1 साल पहले जब वो इसे कब्र में उतारता देख रहा था, तब इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और वो ज़मीन बोस हो गया। और डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये परेशानी की वजह से इसे फालिज हो गया है। और आज 1 साल में वजदान अकराम टूट चुका था। टूटता भी कैसे ना, इतने दिल जो तोड़ चुका था। आज इसकी जो हालत थी इससे बेहतर कुत्ते की होती है। अकराम साहब तो इसे इस हालत में देखकर ऐसे गिरे कि उठ ही ना सके। इनकी मौत को भी 11 माह हो चुके थे। तब से इकरा बेगम को इसकी कोई परवाह ना थी। वो माँ जो इसके सदके वारी जाती थी, आज वो बामुश्किल से 2 वक्त का खाना खिलाने आती। यहाँ कभी कभार वो भी नौकरों के ज़िम्मे ही लगा देती। वजदान तवज्जो ना मिलने के बाद चुप हो गया था। वो चैन से सोया नहीं था। तब से वजिया का चेहरा ही से हमेशा नजर आता था। इसकी इतनी बुरी हालत थी मगर फिर भी ना मरा, क्योंकि इसने मोहब्बत हमेशा जिस्म से ही की थी। अगर इसे रूह से मोहब्बत होती तो वो भी इसके साथ ही मर जाता। रूह से चाहने वाले आशिक बाजिस्मों की करते नहीं। इस लड़की ने अपनी इज्जत और अपनों का मान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हम सोचते हैं कि इसने खुदकुशी की है, इसकी कहाँ बख्शिश है, मगर ये भी तो सोचें कि इसने अपनी इज्जत बचा ली थी। बेदाग खुदकुशी की मौत मरना बेहतर है दागदार होकर जीने से। और वो लड़का जो औरत को पैर की जुती समझता था, आज एक औरत की ही वजह से इबरत का निशान बन गया था। बेशक रागुजर पर भरोसा या सो कॉल्ड प्यार एक अजनबी इंसान की वजह से आपकी इज्जत और जान माल और मान जा सकता है। ये कभी सोचा है? ये सो कॉल्ड नफसियाती मोहब्बत से इंसान को बहुत महंगा पड़ता है। ये पर समझने की बात है, हमें समझना चाहिए। चरागे महफिल बन, चरागे रागुजर न बन, एक जुलेखा का इंतखाब कर, हर एक का यूसुफ न बन। तो कैसा लगा आपको नावल? अच्छा था नावल। मुझे लगा था कि राइटर लास्ट में उसका निकाह करवा देगी और उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी और फिर वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन उन्होंने फिर वजिया को मार दिया। ऐसा भी होता है, लड़की अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए खुद को मार देती हैं, उसी को मार देती, जो भी रास्ते में आता उसको मार देती। बहरहाल कैसा लगा आपको ये नावल कमेंट बॉक्स में बताइएगा और काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।